सिफालस, पोलीमार्कस ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, थ्रेसिमेकस पावर अप्रोच है और ग्लाइकॉन बिहेवियरिस्ट अप्रोच है। ठीक, तो फर्स्ट टाइम प्लेटो सिफालस को बुलाता है और पूछता है सिफालस से कि व्हाट इज जस्टिस। आ गया डायलॉग सिस्टम, आ गया डायलॉग सिस्टम ना, कि बातचीत आ गई। तो कहा कि सिफालस कहता है कि पेड द क्रेडिट, उधार को चुकता करना जस्टिस, यानी उधार को हम पेड कर दे तो क्या है, न्याय है। ठीक, क्या प्लेटो कहता है ठीक, अगर हम उधार को चुकता कर देते हैं यही न्याय है, अगर हम उधार को दे देते हैं यही न्याय है। तब बताओ, एक व्यक्ति से हम तलवार उधार लेते हैं, जिस समय हम तलवार उधार लेते हैं उस समय उसकी मानसिक स्थिति सही है, न्याय के अकॉर्डिंग उस तलवार को रिटर्न करना जस्टिस होगा। जब हम तलवार वापस करने जाते हैं तो उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसी स्थिति में अगर हम तलवार वापस करते हैं तो उससे वह कोई अपना कुछ लॉस कर ले, तो क्या ऐसी कंडीशन में हम तलवार वापस करेंगे? तब तो अपने दुश्मन से उधार लो, जब वो पागल बने उसके पागल बनने का इंतजार करो, और जब पागल बने उसको दे दो। बताइए, इसका जवाब सिफालस के पास नहीं। इसका मतलब कि सिफालस का जो व्यू है, व्यू ऑफ जस्टिस, वो रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। ठीक, अब पोलीमार्कस को बुलाता है, पोलीमार्कस को बुलाता, तो पोलीमार्कस से पूछता है वही क्वेश्चन, व्हाट इज जस्टिस। ये सब जितने भी हैं सब सोफिस्ट हैं, पोलीमार्कस, सिफालस, हेरिक्लिस, थाइमस, क्या कहा जाता है, थ्रेसिमेकस, ग्लाइकन, ये सब सोफिस्ट है। और सोफिस्ट का मतलब क्या है, मॉडर्न टीचर। ठीक, अब पोलीमार्कस को बुलाता है, पोलीमार्कस से पूछता है कि तुम बताओ कि जस्टिस क्या है। तो पोलीमार्कस कहता है कि मित्रों के साथ मित्रता और शत्रुओं के साथ शत्रुता करना ही न्याय है। ठीक, मित्रों के साथ मित्रता और शत्रुओं के साथ करना ही क्या है, न्याय। कहा कि ठीक, प्लेटो ने कहा कि बहुत अच्छा, सही बात है कि मित्रों के साथ मित्रता और शत्रुओं के साथ शत्रुता करना न्याय है। जी, जूलियस सीजर पढ़ा है, विलियम शेक्सपियर की किताब है, नाटक, उसमें सीजर है और ब्रूटस है, कभी मिलेगा तो पढ़िएगा, या 12th में थी हम लोग के समय में, जूलियस सीजर था। ठीक, छोड़ो, जान दो, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। मित्रों के साथ मित्रता करना और शत्रुओं के साथ शत्रुता करना ही क्या है, न्याय है। प्लेटो फिर इस व्यू को अपने लॉजिकल बेस पर एनालाइज कर रहा है, लॉजिकल बेस पर एनालाइज, और कहता है कि जिसे तुम मित्र समझते हो क्या एक्चुअल में फ्रेंड है तुम्हारे, और जिसे तुम शत्रु समझते हो क्या वो एक्चुअल में तुम्हारे शत्रु हैं। क्योंकि हो सकता है कि जिसे तुम मित्र समझते हो वो मित्र ना हो, शत्रु हो, और जिसे तुम शत्रु समझते हो वो शत्रु ना होकर तुम्हारा मित्र है। अब आज के कंटेक्स्ट में सुनो, अगर मैं आपको क्रिटिसाइज करता हूं, आप लोग कहते हो सर डिक्टेटर हैं, सर हम लोग के दुश्मन, एक रीजन, तुम लोग गलती करो, अरे बहुत अच्छे, लाओ 100 में 120 नंबर दे दिया। अब बताओ, हम तुम्हारे दोस्त हैं कि दुश्मन? 100 में 99 दे दिए तो तो अगर मैं तुम्हारे गलत को गलत बोल रहा हूं, असही को सही बोल रहा, तब मेरे ऊपर आरोप क्यों लगता है कि मैं डिक्टेटर हूं? उसके मन की बात नहीं कही थी। मुझे अपने कर्तव्य से डाइवर्ट होना चाहिए। तुम्हारे बोलने या न बोलने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन तुम्हारे एक व्यू से, एक अप्रोच से यह व्यू हम पूरे सोसाइटी का व्यू मानेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इतना समय है या किसी भी पर्सन के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि सोसाइटी के एवरी पर्सन से जाकर उसका हम व्यू लें। एक दो तीन लोगों का हम सैंपल लेंगे, ठीक। बोरे में चीनी के सभी दाने मीठे हैं, इसके लिए चीनी का सभी दाना टेस्ट करती है, तो दूसरे के लिए चीनी बचेगी कहां। इसलिए जब पोलीमार्कस कहता है कि मित्रों के साथ मित्रता और शत्रुओं के साथ शत्रुता करना न्याय है, तो इस बात का ज्ञान तो होना चाहिए आपको कि आपका एक्चुअल में फ्रेंड कौन है और एक्चुअल में आपका एनिमी कौन है। और जब तक ये ज्ञान नहीं होगा, तो जैसे दो दोस्त हैं, एक दोस्त है जो अपने दोस्त को हर बार उसकी गलतियों पर बता दे, अरे तुम तो दोस्त कहता है अबे तुम मेरे दोस्त हो कि दुश्मन। और एक दोस्त है जो उसको चने की झाड़ पर हमेशा चढ़ाया रहता है। अब बताओ वो दोस्त है कि दुश्मन? एक्चुअल हाँ, पता कैसे करो? और जब तक पता नहीं होगा तो हो सकता है कि जो तुम्हारा दोस्त है उसके साथ तुम मित्रता का व्यवहार कर रहे हो, जो तुम्हारा एक्चुअल में मित्र है उसके साथ शत्रुता का व्यवहार कर रहे हो। तो अगर ऐसा बोल रहा है तब तुम क्यों कहती हो कि तुम मेरे दोस्त हो कि दुश्मन? तो ये एक्चुअल चीजें होनी चाहिए कि नहीं? यानी मीन्स कि पोलीमार्कस और सेफालस के जस्टिस व्यू को प्लेटो ने क्या कर दिया? क्रिटिसाइज कर दिया, यानी यूजलेस कर दिया। अब थ्रेसिमेकस से पूछता है कि तुम बताओ कि जस्टिस क्या है, ठीक। तो थ्रेसिमेकस का व्यू है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, ठीक है। यानी मीन्स न्याय शक्तिशालियों का हित है, ठीक है, न्याय शक्तिशालियों का हित है। हु इज द पावरफुल? अगर न्याय शक्तिशालियों का हित है तो हु इज द पावरफुल? शक्तिशाली कौन है? थ्रेसिमेकस का कमेंट है कि न्याय शक्तिशालियों का हित है, ठीक। तो प्लेटो कहता है हु इज द पावरफुल? शक्तिशाली कौन है? कि अगर जस्टिस या न्याय शक्तिशालियों का हित है, यानी मीन्स जिसकी लाठी उसी की भैंस, तो क्वेश्चन खड़ा होता है कि शक्तिशाली कौन है? क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो अब एक चीज पूछता हूं, ऐश्वर्या राय कौन थी? विश्व सुंदरी। अगर विश्व की जितनी भी महिलाएं हैं सब सुंदर हो जाए तो हु इज द ऐश्वर्या? समझ में आ गई बात? यानी मीन्स पावरफुल के लिए कमजोर होना जरूरी है। इसका मतलब कि 100 लोगों में 99 कमजोर है तो एक पावरफुल होगा, ठीक। यानी रिलेटिव थियरी, ये एक पावरफुल हुआ ना 99 के कंपैरिजन, ठीक। तो थ्रेसिमेकस की जस्टिस इस 99 लोगों को इग्नोर कर रही है, केवल एक लोगों के पक्ष को सपोर्ट कर रही है। क्या यह न्याय है? ठीक है। यानी मीन्स कि 99 यानी मीन्स लाइट का इंपॉर्टेंस तभी है जब डार्क होगा, है कि नहीं? यानी प्रकाश का महत्व तभी होगा जब अंधकार है, और अंधकार है ही नहीं तो लाइट कहां है? उसी प्रकार धनी तभी होगा, रिच मैन तभी होगा जब पुअर पर्सन होंगे। उसी प्रकार पावरफुल तभी होगा जब वीक पर्सन होंगे, है कि नहीं? तो अगर सोसाइटी में 100 लोग हैं और मैं इसे कहता हूं कि इस सोसाइटी में एक पावरफुल पर्सन है, तो इसका मतलब कि 99 लोग क्या है? कमजोर हैं, तभी तो एक को। तो अगर जिसकी लाठी उसी की भैंस है, तो इसका मतलब कि थ्रेसिमेकस की जो थियरी है वो सोसाइटी के माइनॉरिटी क्लास को सपोर्ट कर रही है, मेजोरिटी क्लास को नहीं सपोर्ट करे। तो हाउ कैन स्टेबल पॉलिटिक्स इज ए आर्ट? शासन कला, राजनीति कला कैसे हुई? क्योंकि कला का मतलब ये हो गया कि हम उसके गुणों को देखकर इस प्रकार से स्टेबल करें जिससे कि समाज के बहुसंख्यक लोगों के हितों की क्या हो सके? पूर्ति हो सके, ठीक। यानी मीन्स थ्रेसिमेकस की थियरी भी क्या हो गई? यूजलेस हो गई। यानी प्लेटो अपने लॉजिकल व्यू से थ्रेसिमेकस के थियरी को भी रॉन्ग प्रूफ कर दिया। अब ग्लाइकान को आता है, ठीक। ग्लाइकान से भी वही क्वेश्चन पूछता है कि न्याय क्या है? व्हाट इज द जस्टिस? तो कहता है कि न्याय
भय का शिशु है। ठीक, एनिमीज, अगर पुलिस वाला के चालान का डर नहीं होता तो हम नियमों का पालन करते नहीं। तो जब नियमों का हम पालन नहीं करते तो आपका मोरल डेवलपमेंट कैसे, आपकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप करेगी? जैसे मान लो, सपोज दैट कि यदि आपको टेंशन ना हो, टेंशन नहीं है, तो आप फ्री होके वर्क करते हैं, और अगर आपके ऊपर मेंटली प्रेशर हो तो वही वर्क गलत होने, जस्ट लाइक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूं। आपका लास्ट अटेम्प्ट है यूपीएससी का, और उस अटेम्प्ट में मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि उस अटेम्प्ट में 4 से 5 क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट होने के कारण गलत होंगे, क्योंकि ये इस बात का प्रेशर, मेंटली प्रेशर आपके ऊपर होगा कि कहीं ऐसी गलती ना हो जाए कि मैं फिर बाहर हो जाऊं। तो इस मेंटली प्रेशर के कारण 4 से 5 क्वेश्चन आप गलत करोगे ही करोगे। ठीक, अब ये सभी थियरी को क्रिटिसाइज करती है। देन प्रोवाइड द जस्टिस थियरी। ठीक, अब इस जस्टिस थियरी का प्लेटो देता है, स्पिरिट ऑफ मैन या सोल ऑफ मैन, व्यक्ति की आत्मा ट्रायंगुलर शेप्ड है। एनिमीज, अब तक हम उस कलर को डिफाइन कर रहे थे जो दीवार पर था। ठीक, क्रिटिसाइज करके हम उस कलर को क्या कर रहे थे, निकाल रहे थे। देन फिर अब कलर लगाएंगे। प्लेटो ने अब तक एथेंस में जो भी जस्टिस थी उसको क्या कर दिया, क्रिटिसाइज करके इंपॉर्टेंट लेस प्रूफ कर दिया। देन प्रोवाइड द जस्टिस थियरी। ठीक, अब कहता है कि सोल ऑफ मैन या ट्रायंगुलर स्पिरिट ऑफ मैन इज द ट्रायंगुलर शेप्ड, मीन्स ये व्यक्ति की आत्मा है। ट्रायंगुलर शेप्ड का मतलब हो गया यहां पर कि 3 कैरेक्टर्स, इंटेलेक्चुअल, ऑब्लिक रीजन। ठीक, दूसरा ब्रेव अर्थात करेज, तीसरा एपिटाइट। ठीक, इंटेलेक्चुअल या रीजन इज इक्वल टू विवेक। ठीक, ब्रेव और करेज इज इक्वल टू शौर्य ऑब्लिक साहस, एपिटाइट इज इक्वल टू लालच या तृष्णा। क्लियर? एपिटाइट, करेज एंड रीजन। क्लियर हो गया? ट्रायंगुलर शेप बन गया, ट्रायंगुलर शेप। अब कहता है ये तीनों कैरेक्टर हर पर्सन में होंगे, हर पर्सन में होंगे, बट क्या होगा कि किसी न किसी कैरेक्टर की मेजॉरिटी होगी। जैसे सपोज दैट 70%, 20% एंड 10%। हो गया कि नहीं? इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी पर्सन, देयर इज नो 100% प्योर। क्लियर हो गया? कोई भी पर्सन 100% क्या होगा, प्योर नहीं होगा। जैसे गोल्ड ही है तो गोल्ड 100% प्योर होगा। ठीक, अब सुनना, विवेक को उसने कंपेयर किया गोल्ड से। ठीक, यानी रीजन या इंटेलेक्चुअलिटी का कंपैरिजन किया किससे, गोल्ड से। ब्रेव या करेज का कंपैरिजन किया सिल्वर से। देन एपिटाइट का कंपैरिजन किया उससे आयरन से। ठीक, तो दीक्षा रीजन और गोल्ड में कंपैरिजन करो, क्या सिमिलरिटी होगी और क्या सिमिलरिटी क्या है, क्यों गोल्ड को देखता है? सुनो, प्योर गोल्ड इज ए फ्लेक्सिबल नेचर एंड इंटेलेक्चुअल पर्सन इज द फ्लेक्सिबल बिहेव, जस्ट लाइक कलाम साहब इज ए इंटेलेक्चुअल पर्सन। कल बात हो रही थी नहीं, अधजल गगरी छलकत जाए। तो जो इंटेलेक्चुअलिटी होगी, जो वास्तव में ज्ञानी होगा, उसके एटीट्यूड या उसके बिहेव कैसे होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे। समझ रहे हो?
और जो आंशिक यानी स्मॉल इंटेलेक्चुअल, छोटा मोटा जानता है, वो हमेशा अपनी कॉलर को क्या करेगा, यानी मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी इज द इंटरनल कैरेक्टर ऑफ द गोल्ड एंड रीजन। दोनों का इंटरनल कैरेक्टर क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं, ठीक। अब इस गोल्ड और सिल्वर के बीच अगर हम कंपैरिजन करें तो गोल्ड के कंपैरिजन सिल्वर रिजिड है, बट आयरन के कंपैरिजन क्या है, फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब कि इस पर्सन में फ्लेक्सिबिलिटी है, रीजन है, लेकिन क्या होगा कि यहां पर गोल्ड के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक। अब आयरन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिजिड है। अब यहां पर अगर स्पिरिट ऑफ मैन, ठीक, क्लियर हो गया।